हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। मैं राजेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे स्कूल के यूट्यूब चैनल मयूर ऑनलाइन क्लासेज के अंदर। तो अभी तक हमारे 4-5 लेक्चर आ चुके हैं और कल की क्लास में हमने आवेश संरक्षण नियम पढ़ा था। आवेश के गुणधर्म पढ़ रहे हैं अभी मैं ना। एक आवेश के जो 8 जो मैंने आपको मात्रक लिखाए थे ना, उनमें से कुछ देखो एक्स्ट्रा भी है, लेकिन फिर भी आप एक बार के लिए उनको अच्छे से देख लेना और जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग वो थोड़े यानी उनको अच्छे से याद कर लेना। ज़्यादा से ज़्यादा इनके ऊपर न्यूमेरिकल करने की कोशिश करो, जिससे ये समय के साथ धीरे धीरे कवर हो जाएंगे। आवेश का क्वांटिमीकरण पढ़ने के बाद में कुछ न्यूमेरिकल में आपको खुद करवाऊंगा। और इसके अलावा हमने वो एक देख लिया था, प्रयोग देख लिया था, ये आवेश की परिभाषा वगैरह देख ली थी हमने, और आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत देखा था। तो आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत लिखवाने की इसके अंदर आवश्यकता नहीं है ना। और अगर आवश्यकता है, आप चाहते हो आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत जो मैंने बताया था ना, इलेक्ट्रॉन निकाल ले डाल ले, वो मेरे साथ समझ में आ गया होगा है ना। उसको लिखवाने की आवश्यकता नहीं। अगर लिखवाने की आवश्यकता हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। और हमारे प्रीवियस वीडियो के अंदर स्टूडेंटों ने काफ़ी अच्छे कमेंट किए हैं भैया, है ना। और ये बहुत ही अच्छी बात है, कम से कम आप ये एक्टिव है इसके अंदर, है ना। अब देखो, वैसे हमारे 970 सब्सक्राइबर हो गए हैं ना। 30 सब्सक्राइबर हमारे कम है, 30 ये कंप्लीट होते हैं हम लाइव वीडियो चलाएंगे। उसके अंदर आप मतलब लाइव और ये कमेंट कर सकते हो और मैं हाथों हाथ आपका कमेंट दे के इसी वीडियो के अंदर ही आपको जवाब देता रहूँगा, है ना। तो हमारी क्लास बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगी उससे, है ना। अब देखो भैया, आवेश का हमने गुणधर्म पढ़ा था। उसमें एक गुणधर्म हमने पढ़ लिया था कि जो दो वस्तुओं के बीच में जब हम यानी घर्षण करवाते हैं तो घर्षण विधि के अंदर भी आवेश संरक्षित रहता है। कैसे रहता है कि अगर दो वस्तुओं को हमने आपस में घर्षण करवाया, ये वस्तु A है, ये आपकी वस्तु B है। अगर इन दोनों को हमने आपस में घर्षण करवाया तो दोनों को आपस में घर्षण करवाने से एक धनावेशित हो जाएगी, एक ऋणावेशित हो जाएगी। सारी जानकारी दे रखी है मैंने आपको। लेकिन जितने इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन अगर इसमें से निकले तो 10 ही यहाँ पहुँचेंगे भैया। यहाँ 10 इलेक्ट्रॉनों की कमी, यहाँ 10 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। क्या चीज़ समझ आई ना। तो पहले इन वस्तुओं पे आवेश कितना था बताओ, देखो मुझे। पहले इन वस्तुओं पे आवेश, इन दोनों वस्तुओं पे पहले आवेश कितना था। ये भी उदासीन थी और ये भी उदासीन थी, क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इनके परमाणुओं में बराबर संख्या में थे। लेकिन जैसे घर्षण करवाया, जूल के नियम के अनुसार एनर्जी उत्पन्न हुई और वो एनर्जी इसमें से इसमें चली गई। क्या ये वाली चीज़ समझ आई ना, या सॉरी, यानी उस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके वो इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें चले गए। तो ये 10 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकले, 10 इसमें चले गए। तो जब दोनों को वापस मिला देंगे ना, या अगर टोटल चार्ज हम जोड़ें, ये मैंने आपको शायद नोट के अंदर एक पॉइंट लिखवाया था, आवेश को चिन्ह सही जोड़े, है ना, आवेशों की योज्यता के अंदर। तो देखो इसके अंदर क्या हो जाएगा, टोटल आवेश कितना हुआ, इसका टोटल आवेश 10 इलेक्ट्रॉन माइनस का लेना है ना। और यहाँ पर कितना हुआ, यहाँ पर इस पर आया प्लस का चार्ज, तो कितना प्लस का 10E, तो बराबर कितना हुआ भैया 0। पहले भी 0 था, अब भी 0 है ना। मतलब क्या है, आवेश एक संरक्षित राशि है। कैसे राशि है भैया, आवेश एक संरक्षित राशि है। अब इसके बाद में देखो तीसरा गुणधर्म क्या है अब इसका, वो पढ़ते हैं। तो तीसरा गुणधर्म इसका है आवेश का क्वांटिमीकरण। आवेश का क्वांटिमीकरण, आवेश का क्वांटिमीकरण, इसको भाई कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये होता है आवेश का क्वांटिमीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब देखो भैया, आवेश का जो क्वांटीकरण है ना, ये वास्तव में क्या चीज है। हालांकि वास्तव में ये है ना, क्वांटा क्या चीज होती है वास्तव के अंदर, है ना। और इसके अलावा मतलब इसके हमारे पूरी फिजिक्स के अंदर 3 क्वांटा है अभी तक, तो उनके बारे में बताऊंगा आपको परमाणु वाला चैप्टर के अंदर, है ना। जब हमारा लगभग कोर्स पूरा होने वाला होगा ना, और उस समय परमाणु वाला चैप्टर आएगा, आपको बताओ लास्ट में, है ना। शायद मेरे हिसाब से 13वां-14वां चैप्टर होगा, है ना। तो उसके अंदर हम आपको ये बताऊंगा वास्तव में ये क्वांटा क्या चीज़ है और ये फिजिक्स में मायने क्या रखता है ना। ये फिजिक्स के अंदर आवेश वाला तो यही पढ़ेंगे अभी पूरा, और ये बहुत काम का भी है, इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है इसके। तो ये तो यही पढ़ लेंगे, लेकिन क्वांटा के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा परमाणु वाला चैप्टर में, यहाँ वो चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी, है ना। अब देखो आवेश का क्वांटिमीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है क्या चीज़ भैया। तो
देखो वास्तव में आवेश का क्वांटिमीकरण क्या होता है, एक काम करो पहले इसको कॉपी के अंदर लिख लो, है ना, उसके बाद समझाते हैं। तो इसके अंदर लिखो, हेडिंग लगा लो, ये इंग्लिश और स्पेलिंग भी आप चाहो तो अपने हिसाब से कोष्टक के अंदर लिख दो, और इसमें लिखो आवेश के क्वांटिमीकरण के अनुसार, आवेश के क्वांटिमीकरण के अनुसार, आवेश के क्वांटिमीकरण के अनुसार, इसको कई बार क्वांटीकरण सीधा ही लिख दिया जाता भैया, है ना, लेकिन इसको वास्तव में क्वांटिमीकरण कहा जाता है। हाँ, तो ये क्या लिखा, यानी आवेश के क्वांटिमीकरण के अनुसार किसी वस्तु को दिया गया कुल आवेश, आवेश के क्वांटिमीकरण के अनुसार किसी वस्तु को दिया गया कुल आवेश, इसमें लिखो किसी वस्तु को दिया गया कुल आवेश, किसी वस्तु को दिया गया कुल आवेश, किसी वस्तु को दिया गया कुल आवेश, इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश, इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश, इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश, किसी भी वस्तु को दिया गया आवेश, आवेश के क्वांटिमीकरण के अनुसार किसी भी वस्तु को दिया गया आवेश, इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश, इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश, इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश, कोष्ठक में क्या लिखोगे, मूल आवेश, कोष्ठक में लिखो मूल आवेश, इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश, इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश का पूर्ण गुणज होता है, इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश का पूर्ण गुणज होता है, इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश का पूर्ण गुणज होता है। आवेश के क्वांटिमीकरण के अनुसार किसी भी वस्तु को दिया गया आवेश इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश का पूर्ण गुणज होता है, पूर्ण गुणज होता है। इसके आगे लिखो, यही आवेश के क्वांटिमीकरण का सिद्धांत है। इसके आगे लिखो कि यही, इसके आगे लिखो यही आवेश के क्वांटिमीकरण का सिद्धांत है। इसके आगे लिखो, यही आवेश के क्वांटिमीकरण का सिद्धांत है। 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 इसके बाद में देखो, इसी के अंदर लिखना आपको, है ना, इसके अंदर यानी चाहो तो यानी लाइन चेंज कर लेना, लाइन छोड़ना मत। इसके अंदर लिखो, इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश, इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश मूल आवेश कहलाता है। इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश मूल आवेश कहलाता है, जिसे इसमें लिखो कि इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश, इसके अंदर लिखो, इसमें लिखो इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश मूल आवेश कहलाता है। इसमें लिखो मूल आवेश कहलाता है, जिसे आवेश का क्वांटा भी कहा जाता है। इसमें लिखो जिसे आवेश का क्वांटा भी कहा जाता है। इसमें लिखो जिसे आवेश का क्वांटा भी कहा जाता है। इसके अंदर लिखो कि इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश मूल आवेश कहलाता है, जिसे आवेश का क्वांटा भी कहा जाता है। इसमें लिखो जिसे आवेश का क्वांटा भी कहा जाता है। इसमें लिखो कि जिसे आवेश का क्वांटा भी कहा जाता है। इसके आगे लिखो इसका मान, इसके आगे लिखो इसका मान, इसका मान, इसके आगे लिखो इसका मान E बराबर लिखना है ना, E बराबर 1.662 10⁻⁻19 कूलाम होता है। इसका मान E बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ये था भाई आवेश का क्वांटिमीकरण। इस संख्या को E से बताती है, ये भी पूरा समझाऊंगा वास्तव में है क्या चीज़, है ना, बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आएगा। क्या ही हो गया भाई। अब देखो, अब आवेश के क्वांटिमीकरण का फॉर्मूला भी है। कहीं तो इस फॉर्मूले को देखकर ही समझ जाएंगे वास्तव में आवेश का क्वांटिमीकरण वास्तव में है क्या चीज़। Q बराबर Ne, है ना, Q बराबर ± Ne। Ne यहाँ पर क्या है भैया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसी के अंदर लिखना दोबारा एक बार, है ना, वहाँ तो हमने नोट में लिखा था न्यूमेरिकल वगैरह के लिए, तो इसको दोबारा लिख लो। E की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये Q की वैल्यू है। इसे उतार लो कॉपी के अंदर, इसके नीचे वीडियो को पॉज करके उतार लेना। अब देखो क्या हो गया ये, तो ये था भाई आपके आवेश का क्वांटिमीकरण। अब देखो इसको समझते हैं, काम बंद कर दो ध्यान से और पूरे वीडियो पे फोकस हो जाओ। बहुत ही शानदार जानकारी है ये, बहुत ही गजब है और बिल्कुल समझ में आ सकती। मैं आपसे एक नॉर्मल सवाल पूछता हूँ, बेसिक, है ना, आप चाहो तो कमेंट बॉक्स के अंदर भी
लिख सकते हो, चाहे आपका आंसर गलत हो चाहे सही हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता भैया, है ना। लेकिन जवाब हमेशा देना चाहिए। एक जो अच्छा स्टूडेंट होता है ना, उसके पास हमेशा हर सवाल का जवाब होता है। वो ये नहीं कभी नहीं सोचता कि मेरा सवाल ये नहीं मेरा आंसर सही होगा या गलत होगा, है ना, लेकिन वो जवाब देता है। तो देखो इसके अंदर एक नॉर्मल सा सवाल, वास्तव में क्वांटीकरण का मतलब क्या है, क्वांटीमीकरण या क्वांटीकरण क्या मतलब है इसका वास्तव के अंदर, वास्तव में इसका क्या मतलब होता है। देखो ये जो शब्द है ना क्वांटा, आपको पता है जो फिजिक्स में हमारे जो भाषा जो काम में ली जाती है ना विज्ञान के अंदर, ये सबसे बड़ी बात है भैया। फिजिक्स के अंदर हो चाहे हमारी विज्ञान के अंदर जो भाषा काम में ली जाती है ना, वो वैज्ञानिक भाषा होती है। मतलब जो पुराने समय से जितनी भी हम ये भाषाएं सुनते आ रहे हैं, जो हमने सीख रखी, ये उससे कुछ अलग होती है। इसमें हर चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए एक नया शब्द बनाया गया है, तो ये वैज्ञानिक भाषा है, इसलिए इस टाइप के शब्द आपको देखने को मिलते हैं ना। ये हिंदी के शब्द है भैया। अब देखो क्वांटा, क्वांटा का आपको पता है मतलब क्या होता है, वास्तव में क्या मतलब होता है, सोचो देखिए। क्वांटा का मतलब होता है सबसे छोटा। क्या मतलब होता है, सबसे छोटा, सबसे छोटा। अभी एक दो चीज़ और बताऊंगा इससे संबंधित। सबसे छोटा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि आवेश का मान सबसे छोटा कितना हो सकता है, किसी भी चीज़ का मान। जैसे मैं कहूँ किसी वस्तु का द्रव्यमान कम से कम कितना हो सकता है, बताओ कितना हो सकता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान कम से कम कितना हो सकता है, 0। हाईएस्ट कितना हो सकता है, अनंत। मैं आपसे पूछूं कि किसी वस्तु का वेग कितना हो सकता है, कम से कम बताना, कम से कम 0। अरे इससे कम थोड़ी हो सकता है, वेग माइनस में हो सकता है क्या, है ना। माइनस में वेग तभी होगा जब सापेक्ष गति की बात कर रहे हैं, या सापेक्ष गति से चर्चा नहीं कर रहे हैं, है ना। क्या किसी वस्तु का द्रव्यमान 0 हो सकता है, बिल्कुल। मतलब कम से कम वैल्यू है जो हम जानते हैं, है ना। इसके अलावा और कोई चीज़, यानी जैसे बल, किसी वस्तु पे बल लग रहा है, उसकी कम से कम वैल्यू कितनी हो सकती है, 0। मैं पूछूं आवेश की कम से कम कितनी वैल्यू हो सकती है, आवेश की सबसे कम से कम वैल्यू कितनी हो सकती है, सबसे कम से कम, कि उससे कम तो हो ही नहीं सकती भैया, 0। सोचो देखे, गलत है भैया। आवेश की सबसे कम से कम वैल्यू 0 नहीं होती है। यही तो इसमें आश्चर्य की बात है, यही तो है आश्चर्य की बात। क्या समझ रहे हो ना मेरी बात। तो Q बराबर 0 ये नहीं हो सकता, 0 कम वैल्यू आवेश की नहीं होती है। तो फिर कितनी होती है, वास्तव में इसकी वैल्यू है ना जो कम से कम वाली, इतनी होती। झटका लगा कि नहीं लगा। मतलब अगर आप किसी चीज़ पर अगर आप ये द्रव्यमान की लिमिट बताना चाहते हो तो वो लिमिट लगाओगे 0 से लेकर अनंत तक। वेग की बताते हो तो 0 से अनंत तक, बल की बताते हो तो 0 से अनंत तक। बेसिक चीज़ है ना। अब देखो आवेश की लिमिट लगाओ भैया, आवेश की लिमिट होगी E से लेकर अनंत तक। देखो ढंग से, इससे छोटी वैल्यू आवेश की हो ही नहीं सकती। इस ब्रह्मांड में सबसे छोटा से छोटा आवेश कितना हो सकता है, इतना। क्या ये वाली चीज़ समझ आई ना। सोचो अपने दिमाग के अंदर, झटका लगा कि नहीं लगा। देखो कितनी गजब की चीज़ है। क्वांटा का मतलब क्या होता है, सबसे छोटा। अब एक नई चीज़ आपने जानकारी और सीखी कि जो आवेश होता है ना वो इलेक्ट्रॉन पर, भाई ये जो आवेश जो मैंने लिखा ना ये E की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, E की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इसे आवेश का क्वांटा कहते हैं, या इसको हम कहते हैं मूल आवेश। ये जो आवेश है ना ये इलेक्ट्रॉन पर इतना ही आवेश पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन पर पाया जाता है और प्रोटॉन पे पाया जाता है। इसके अलावा पॉजिट्रॉन वगैरह भी होते हैं, उनके बारे में आगे चर्चा करेंगे। ये आवेश इन दोनों के ऊपर पाया जाता है, किसी पे प्लस किसी पे माइनस, लेकिन ई से बताते हैं इसको मूल आवेश बोलते हैं। ये आवेश का क्वांटा है, मतलब आवेश का सबसे छोटा मान इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश ही हो सकता है। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम से कम कभी भी आवेश पाया नहीं जाता है। अगर आपको कभी भी ऐसा दिख जाए, क्या आपको ऐसा दिख जाए 1.5 × 10⁻⁻19 कूलाम, क्या ये आवेश संभव है? क्या मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ये आवेश संभव है? ये आवेश संभव
नहीं है 1.5, क्योंकि ये इससे छोटा हो गया भैया। अरे हुआ कि नहीं हुआ छोटा, तो हम कैसे पता करें? तो देखो वास्तव में होता क्या है, किसी भी वस्तु को कितना आवेश दे सकते हो आप, मैं आपसे पूछता हूँ। जैसे 3-4 आपको मैं नॉर्मल उदाहरण दूंगा, उन्हीं के आधार पर आपको बताना है। इनमें से कौन सा आवेश किसी वस्तु को दिया जा सकता है, मतलब कौन कौन सा आवेश संभव है किसी वस्तु को हम दे सकते हैं? अपनी रफ कॉपी में इसको कैलकुलेट करो, बाद में मैं समझाता हूँ। वीडियो को पॉज करके एक बार कोशिश करो। हाँ देखो भाई, आपने इसके अंदर कोशिश करी होगी। तो मैंने बताया था आवेश का सबसे छोटा मान कितना हो सकता है, सोचो देखो। 1.6 × 10⁻⁻19 को लाओ, है ना। अब यहीं से हमें समझ में आएगा ही। देखो आवेश का क्वांटिफिकेशन यहीं से, न्यूमेरिकल की सहायता से ही फिजिक्स समझ में आती है हमेशा। ये सत्य है भैया, थ्योरी से समझ नहीं आती। क्या इससे छोटा आवेश आप दे सकते हो? मतलब इनमें से अगर कोई भी आवेश अगर इससे छोटा है तो वो आंसर गलत है। 100 में से 100% गलत है, क्योंकि इससे छोटा तो कुछ हो ही नहीं सकता। इससे बड़ा हो सकता है, इससे बड़ा हो सकता है, लेकिन हमने किसी वस्तु को ये आवेश दे रखा है, तो ये आवेश देना संभव है क्या, है ना। मतलब इसका सवाल क्या हो जाएगा, क्या निम्न आवेश किसी वस्तु को दिए जा सकते हैं? ये लिख लेना, ये 4-5 जो भी है, या भी उदाहरण लिख लेना। अब इसके बाद में देखो इसको हम कैसे समझे, क्या ये आवेश दिया जा सकता है? मुझे बताओ, देखिए ये वाला जो आवेश है ना, ये इससे छोटा है या बड़ा है? या तो 10⁻⁻19, 10⁻⁻, ये मामला तो बराबर है, या 1.6 है या 6.4 है, मतलब ये बड़ा है, तो ये आवेश दिया जा सकता है। लेकिन अभी कन्फर्म नहीं, आगे चेक करेंगे ऐसा हो या नहीं हो, है ना, क्या पता। अब दूसरा वाला देखो, 1.6 × 10⁻−18, ये दिया जा सकता है क्या? सोचो देख, इन दोनों का अनुपात ले लो कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। देखो या इसको 10⁻−19 में कन्वर्ट कर लो, -19 में कन्वर्ट करो, ऊपर नीचे किससे गुणा कर दो? 10 से। नीचे वाला 10 ऊपर जाएगा तो माइनस का 19, ऊपर वाला 10 इससे गुणा होगा तो 16 हो जाएगा। तो कितना होगा? 16 × 10⁻−19। क्या ये इससे बड़ा है ना? मतलब ये भी हो सकता है दिया जा सके, ये एक शर्त तो संतुष्ट होगी बड़ा वाला तो। अब ये वाला देखो 3.0 × 10⁻−19 से 10⁻−19, 3 भी बड़ा है, मतलब ये भी दिया जा सकता है। लेकिन आगे देखेंगे 100% सही है कि नहीं। 80.0 × 10⁻−20 है, इसको देखो -19 में कन्वर्ट कर लो, तो जैसे एक 10 को नीचे भेज दो तो 8.0 हो जाएगा 80 की जगह। कितना हो जाएगा? 8.0, मतलब ये भी बड़ा है। चारों के चारों आवेश इससे तो बड़े हैं, इससे तो बड़े हैं, मतलब ये आवेश सारे के सारे हो सकता है किसी वस्तु को दिए जा सके। तो हमें कैलकुलेट करना है कि वास्तव में ऐसा होगा या नहीं होगा। अब एक बार अपने क्वांटिमीकरण की परिभाषा जो आपने कॉपी में लिखी थी वो पढ़ो एक बार। उसमें हमने क्या लिखा था, 1 मिनट में पढ़ो, कॉपी सामने खोल के रखा करो। उसके अंदर हमने लिखा था कि आवेश के क्वांटिमीकरण के अनुसार किसी भी वस्तु को दिया गया आवेश हमेशा मूल आवेश का, मतलब इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश का पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज का मतलब उस आवेश में इसका पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। जो भी आवेश है उसमें इसका पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, तभी वो आवेश उस वस्तु को दिया जा सकता है, अन्यथा दिया नहीं जा सकता। अब ऐसा क्यों हो रहा है? देखो एक चीज इमेजिन करो, हमने 2 वस्तुओं को आपस में घर्षण करवाया, एक वस्तु ए है, दूसरी वस्तु आपकी बी है। क्या हमने ऐसा ही किया ना? एक वस्तु ए है, दूसरी वस्तु क्या है? बी है। इन दोनों को हमने आपस में क्या करवाया? घर्षण करवाया। तो जब हमने इन दोनों वस्तुओं को आपस में घर्षण करवाया, ए और बी को, किसको घर्षण करवाया भैया? ए और बी को। तो जब इन दोनों वस्तुओं को घर्षण करवाया तो ऊर्जा उत्पन्न हुई, एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकले दूसरी वस्तु में गए। इसमें से मान लो 5 इलेक्ट्रॉन कम हो गए और 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए। क्या ये वाली चीज़ तो समझ आई ना? 5 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल के इसमें चले गए।
अब सोचो 5 इलेक्ट्रॉन गए मतलब कितना आवेश आया, कितना आया सोचो, 5 गुणा 1.6 इंटू 10 की घात माइनस का 19 कूलम, कितना ही तो आया, है ना। अब अगर इसका भाग इसमें पूरा पूरा नहीं जा रहा है, ये संख्या किस चीज़ को बता रही है, सोचो एक चीज़, ये संख्या बता रही है पूरे इलेक्ट्रॉन को, पूरा इलेक्ट्रॉन है, इस चीज़ को बता रही है ना। अगर इस संख्या का किसी आवेश में भाग देने पर संख्या पूरी ना आके कुछ पॉइंट में आ गई, मतलब इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं है। अरे ये चीज़ समझ आई ना, मतलब इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि आधा इलेक्ट्रॉन यहाँ रह गया, आधा इधर चला गया? अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो पूरा जाएगा, वरना जाएगा ही नहीं। क्या ये चीज़ समझ आई ना? इसलिए इस संख्या का हम भाग दे के चेक करते हैं कि किसी वस्तु को ये आवेश दिया जाना संभव है या नहीं। अगर इसका पूरा पूरा भाग चला गया, क्यों? क्योंकि आवेश क्या चीज़ है वास्तव में, इलेक्ट्रॉन ही था कि इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जा रहा है। अगर वो ये जहाँ से निकला वो वस्तु धनावेश, जहाँ गया वो ऋणावेशित हो गई। क्या ये वाली चीज़ तो समझ आई ना? और आई कि नहीं आई? तो मतलब इस चीज़ का हमेशा भाग दे के आप देखो, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही ये डिसाइड करेगा कि वस्तु धनावेशित हो गई या ऋणावेशित। और जो इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है ना, वो इतना होता है। वो ये आवेश इलेक्ट्रॉन लेके पैदा होता है जन्म से ही भैया। जब उसका जन्म होता है ना, तब उसको ये भगवान ये आवेश दे देते हैं कि तेरे भाई पास इतना आवेश रहेगा, और इसी से हमें वस्तुओं को, यानी हम वस्तुओं को आवेशित कर पाते हैं। क्या ये वाली चीज़ समझ आई ना? इलेक्ट्रॉन को कोई भी दूसरा आवेश नहीं दिया जा सकता। इलेक्ट्रॉन पे हमेशा इतना ही आवेश पाया जाता है, इसे ना तो कम ना ही ज़्यादा, एग्जैक्ट बिल्कुल इसके बराबर होता है। क्या ये वाली चीज़ समझ आई ना? अब तो देखो क्या करें, 5 इलेक्ट्रॉन इधर से गए, इधर गए, तो कभी भी आधा या पाव इलेक्ट्रॉन जा नहीं सकता। क्या ये वाली चीज़ समझ आई? अब देखो एक एक इसको करके देखते हैं। सोचो फॉर्मूला आवेश का क्वांटमीकरण का, Q बराबर NE। ये कैसे बना आवेश? ये फॉर्मूला कैसे बना मुझे बताओ। एक बार तो मैंने इलेक्ट्रॉन सिद्धांत में आपको बता दिया था। अब यहाँ देखो Q बराबर प्लस माइनस NE। मतलब अगर आप किसी भी वस्तु को कुछ भी आवेश देते हो तो उस आवेश में हमेशा E का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, या इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश गुणा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कितने इलेक्ट्रॉन इधर उधर हुए, उतना ही तो आवेश आएगा वस्तु के ऊपर। हमने ये चीज़ पहले देख ली हमने। तो Q बराबर प्लस माइनस क्या है? NE है। क्या चीज़ समझ आई ना? अब देखो Q बराबर प्लस माइनस NE हुआ, ये इसका फॉर्मूला है। यहाँ से लगा के देखो, N की वैल्यू निकालो, N बराबर Q बटा E। तो आवेश कितना बताओ? देखिए आवेश है पहला 6.4 इंटू 10 की घात माइनस का 19 और बटा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19। इससे ये कट गया और 16 का भाग कितनी बार गया? 1664 होता है ना, 4 इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या ये आवेश दिया जा सकता है? बिल्कुल दिया जा सकता है भैया, सही है। दूसरा देखो इसके बाद दूसरा आपके 1.6, तो n बराबर कितना हो जाएगा? 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 18 और बटे 1.6 इंटू 10 की घात माइनस का 19। इसका भाग दो। देखे भैया 1.6 या 1.6 तो कट गया ये वाले में, और देखो 10 की घात माइनस 18 या 10 की घात माइनस 19 ऊपर जाएगा तो प्लस का 19, प्लस 18 से और ये माइनस 18 कट गया तो 10 की घात 1 बच गया, मतलब 10। ये आवेश भी दिया जा सकता है, बिल्कुल सत्य भैया, कॉपी में नोट कर लेना इसको। अब देखो इसके बाद अगला तीसरा, देखो वीडियो को पॉज करके कॉपी में नोट कर लेना इसको, कॉपी में लिखना। ये सवाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपको अपने मन से ऐसे उदाहरण भी करने। अगर कोई उदाहरण कंफ्यूजिंग लगे आपको तो कमेंट बॉक्स के अंदर लिख देना, है ना। अब देखो तीसरे में देखो n बराबर Q बटा E। तो n बराबर Q की वैल्यू देखो कितनी, 3.0 इंटू 10 की घात माइनस का 19 अपॉन कितना 1.6 इंटू 10 की घात माइनस का 19। इसने इसको मार दिया। क्या ये वाली चीज़ समझ आई? अब देखो ये तो 3.0 है, ये 1.6 है, भाग दो। देखे इसमें 3.0 बटे 1.6 कितना हुआ? यहाँ पॉइंट हटेगा तो ऊपर 0 जाएगा तो 30 बटे 16 हो जाएगा। तो 16 एक कितने बचे? 14 बचे ना, तो पॉइंट और वो हो गया 140। 140 मतलब कितना हुआ? 16 को गुणा करो, 16 को गुणा कर लो 8 से, 128 होता है। 140 मतलब कितने बार जाएगा? 8 बार जाएगा तो 1.8। क्या कभी ये वास्तव में क्या चीज़ बता रही? n जो है ना
वो वास्तव में किस चीज़ को बता रहा है? ये बता रहा है इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी? इलेक्ट्रॉन संख्या 1.8 है। कैसा हो सकता है क्या? मतलब अगर हमें किसी वस्तु को ये आवेश देना है ना, कौन सा? ये वाला। अगर हमें किसी वस्तु के ऊपर ये आवेश उत्पन्न करना है तो हमें उस वस्तु में से कितने इलेक्ट्रॉनों को डालना या निकालना होगा? 1.8। एक तो पूरा निकालना है और एक का 0.8 हिस्सा ही निकालना है। कैसा हो सकता है? ध्यान से समझो, अगर मेरे शब्दों पे गौर करोगे ना आप, तो दिमाग में फिट हो जाएगी जीवन भर के लिए। बेसिक चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है भैया। क्या चीज़ समझ आई ना? तो कितना हुआ? 1.8 हुआ। कितना हुआ? 1.8। मतलब ये आवेश उस वस्तु को दिया नहीं जा सकता। थ्योरी में लिख देना आप, है ना। अब देखो चौथा, फोर्थ उदाहरण देखो इसका। फोर्थ उदाहरण को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये है 80.0 इंटू 10 की घात माइनस का 20। तो देखो n बराबर कितना होगा? 80.0 इंटू 10 की घात माइनस का 20 बटा 1.6 इंटू 10 की घात माइनस का 19। देखो देखिए क्या होगा n बराबर इस 80 का ये 0 यहाँ घात में कन्वर्ट कर दो तो 8 गुणा 10 की घात माइनस 20। अरे 10 की घात वाली चीज़ें सॉल्व करना आती है ना आपको। यहाँ देखो कितना बचा? 10 की घात माइनस 19 बचा। आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है, तो ये घट गया भैया। 10 की घात माइनस 19 से 10 की घात माइनस 19 गया, तो यहाँ तो बचा 8 और यहाँ बचा 1.6। पॉइंट हटाओगे तो ऊपर जाएगा 0, तो 80/16 16/80। मतलब ये आवेश भी दिया जा सकता है। पूरा आ रहा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब बताओ समझ आया कि नहीं आवेश का क्वांटिमीकरण? तो क्या क्या सीखा हमने कि भैया पहली बात तो आवेश का क्वांटिमीकरण, क्वांटा का मतलब सबसे छोटा। आवेश का सबसे छोटा मान 0 नहीं होता है, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 होता है, जिसको मूल आवेश कहा जाता है। ये इलेक्ट्रॉन पर पाया जाता है, प्रोटॉन पर भी पाया जाता है। इसको ई से बताया जाता है और इसको आवेश का क्वांटा भी कहा जाता है। अगर हमें किसी वस्तु को आवेश देना है ना, तो वो आवेश हमेशा 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम से बड़ा होना चाहिए। और किसी भी वस्तु को जो आवेश हमने दिया है उस आवेश में 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 का पूरा भाग जाना चाहिए, तभी वो आवेश किसी वस्तु को दिया जा सकता है। अन्यथा वो आवेश कभी भी हम वस्तु को दे नहीं सकते। क्या ये वाली चीज़ समझ आई ना? तो यही था भाई आपके आवेश का क्वांटीकरण। कंप्लीट है एकदम आवेश का क्वांटीकरण। ये उदाहरण नीचे लिख लेना और एक नोट लगा लो, छोटी सी चीज़ लिख देते हैं, नोट लगा लो। नोट में देखो क्या लिखना है आपको। मैं कहूँ प्लस माइनस ई, प्लस माइनस 1e, 2e कर दो, है ना, 1e तो लिख दिया। प्लस माइनस 3e, प्लस माइनस 4e, प्लस माइनस 6e। ये आवेश संभव है, दिया जा सकता है। लेकिन अगर मैं ऐसा लिखूं प्लस माइनस 1.3e, 1/2e, प्लस माइनस 1/2e, प्लस माइनस पाई, मान लो पाई की फॉर्मेट में कोई संख्या है, वो भी आवेश किसी वस्तु को दिया नहीं जा सकता। इसके अलावा और क्या हो सकता है? 4 से 1/2 प्लस माइनस ई। मतलब कोई भी संख्या अगर सोल्व करें और पॉइंट में आ जाए वो, तो वो आवेश किसी वस्तु को कभी भी दिया नहीं जा सकता। तो यह असंभव है भैया। ये नोट में उतार लो, नोट के अंदर लिख लो, ये नोट के अंदर। वीडियो को पॉज करो, नोट में उतार लो, है ना। तो यही था भाई आपके आवेश का क्वांटीकरण, है ना। अब आगे कुछ आज की क्लास में हो जाएंगे कुछ न्यूमेरिकल तो इसके। तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्वांटीकरण कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में देखो आवेश संरक्षण का हमने एक उदाहरण लिखा था, इसके 2-3 उदाहरण और होते हैं। तो चाहो तो ये अलग से छोटी शेडिंग लगा लो कि आवेश संरक्षण के अन्य उदाहरण, है ना। आवेश संरक्षण के अन्य उदाहरण, ये बिल्कुल छोटे मोटे चीज़ें हैं एकदम। अन्य उदाहरण मतलब अगर एग्जाम में आ जाता है तो आपको एक ही उदाहरण काफ़ी है, आवेश संरक्षण। अगर अलग से उदाहरण पूछे तो आपको 2 या 3, अगर वो आपको बता देगा आवेश संरक्षण के 2 उदाहरण लिख। अगर ऐसा पूछता है कि आवेश संरक्षण को समझाओ, तो वो ऊपर वाला पूरा टॉपिक वहीं से अपना एकदम चिपका देना, है ना। अब देखो
अन्य उदाहरण लिखो आवेश संरक्षण के। तो इसमें दूसरा उदाहरण लिख लो इसका, पहला तो वहां लिख दिया था ना, यहाँ पे दूसरा पॉइंट लगा देना और उसमें लिखो, दूसरा पॉइंट में लिखो रेडियो एक्टिव अभिक्रियाओं में आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। रेडियो एक्टिव अभिक्रियाओं में आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। रेडियो एक्टिव अभिक्रियाओं में आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। रेडियो एक्टिव अभिक्रियाओं में आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। रेडियो एक्टिव अभिक्रियाओं में आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। अब देखो भाई आवेश कैसे संरक्षित रहता है रेडियो एक्टिव अभिक्रिया में? क्या होती है रेडियो एक्टिव अभिक्रिया? वास्तव में होता क्या है, आपने ऐसा सुना होगा कि ऐसा न्यूज़ वगैरह के अंदर भी आता है कि कहीं पे यानी लैब के अंदर, कोई फिजिक्स की लैब के अंदर विस्फोट हो गया और उसकी वजह से रेडिएशन फैल गया। तो होता क्या, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, ये वास्तव में रेडियो एक्टिव अभिक्रियाओं के बारे में बहुत ही गहराई तक जानकारी तो हम कहाँ पढ़ेंगे, नाभिक वाले चैप्टर के अंदर, है ना। लेकिन यहाँ नॉर्मल चीज़ें पढ़ेंगे। आप चाहो तो यहाँ इसके आपको रिएक्शन लिखवा देता हूँ, मैं नॉर्मल बता देता हूँ, और एग्जाम पहले चैप्टर का तो होगा नहीं ना, तो अभी के लिए इस अभिक्रिया को याद कर लेना, है ना। आप एक काम करो, इस अभिक्रिया को अभी के लिए याद कर लेना, ज़्यादा समझाऊंगा नहीं। इसको डिटेल से कहाँ पढ़ेंगे, नाभिक वाला चैप्टर में, पूरा चैप्टर है इस अभिक्रिया का, 50 अभिक्रिया वहाँ पढ़ेंगे, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। तो अभी कोशिश करना, अगर आपको याद हो जाए तो याद कर लो, है ना। तो देखो इसका उदाहरण है ये ना, यूरेनियम 238 है, ये 92 नंबर पे आता है। ये टूटता है थोरियम के अंदर 234 और ये 90, और प्लस एक निकलता है एल्फा कण। क्या निकलता है भैया? एल्फा कण। इसको हीलियम का नाभिक या एल्फा कण बोलते हैं ना। और ये क्या? थोरियम, और ये क्या? यूरेनियम, है ना। यूरेनियम, यूरेनियम, ये थोरियम, और ये आपका एल्फा कण, एल्फा पार्टिकल है ना। ये रिएक्शन उतार लेना। उससे पहले एक बार देख लो इसमें आवेश संरक्षित है कि नहीं। ये जो 92 नंबर है ना भाई, ये मतलब है कि ये 92 नंबर पे आता है। अब सोचो हीलियम कितने नंबर पे आता है, देखो 2 नंबर पे आता है 2, थोरियम 90 नंबर पे आएगा, और ये 92 नंबर। और जितने नंबर पे आता है ना, उसके नाभिक में प्रोटॉन भी उतने ही होते हैं। मतलब इसके नाभिक में प्रोटॉन 92, इसके नाभिक में प्रोटॉन 90, इसके नाभिक में प्रोटॉन 2। क्या चीज़ समझ आई ना? तो बताओ मुझे इस पे टोटल आवेश कितना, इस पे टोटल आवेश। तो देखो यूरेनियम 238 पर कुल आवेश कितना, पर कुल आवेश बताओ। जी केवल नाभिक की चर्चा हो रही, पूरे परमाणु की चर्चा नहीं हो रही है ना। तो कुल आवेश कितना, Q बराबर 92 E। क्या ये वाली चीज़ तो समझ आई ना? अब देखो इसके बाद इसके ऊपर कितना, थोरियम प्लस हीलियम पर कुल आवेश, इस पर कुल आवेश कितना बताओ। देखिए कुल आवेश, इस पर आपके कुल आवेश हुआ 90 E प्लस 2 E, मतलब कितना 92 E। तो ये तो हुआ आपका प्रारंभिक आवेश, प्रारंभिक आवेश, और ये हुआ आपका अंतिम आवेश। ये कॉपी के अंदर नोट कर देना, अंतिम आवेश। और ये उतारने के बाद नीचे की लाइन लिख देना। क्या लिखोगे कि प्रारंभिक और अंतिम आवेश बराबर है, इसका मतलब आवेश अब भी संरक्षित है। पहले भी 92 ही था, अभिक्रिया होने के बाद में भी 92 ही है, मतलब आवेश संरक्षित रहता है। रेडियो एक्टिव अभिक्रियाओं के अंदर भी आवेश संरक्षित रहता है। बहुत शानदार उदाहरण है ये आवेश संरक्षण इन अभिक्रियाओं को समझने के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर है। लेकिन ये नाभिक वाले चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये पहले वीडियो को पॉज करके नोट कर लो पूरा, और इसके नीचे क्या लिखोगे कि रेडियो एक्टिव अभिक्रियाओं में या ऐसे लिख लेना, प्रारंभिक आवेश और अंतिम आवेश बराबर है, अतः रेडियो एक्टिव अभिक्रियाओं में भी आवेश संरक्षित रहता है। ये लिख देना भैया। अब देखो इसके बाद में देखो आगे तीसरा उदाहरण लिखो। इसका तीसरे उदाहरण में लिखो, तीसरा उदाहरण लिखो युग्म उत्पादन। तीसरा उदाहरण में लिखो युग्म उत्पादन, युग्म उत्पादन व युग्म विनाश में, युग्म उत्पादन व युग्म विनाश में भी आवेश संरक्षित रहता है। युग्म उत्पादन व युग्म विनाश में भी आवेश संरक्षित रहता है। युग्म उत्पादन व युग्म विनाश में भी आवेश संरक्षित रहता है। ये लिख लेना, आवेश संरक्षित। अब ये देखो युग्म उत्पादन और युग्म विनाश क्या होता है भाई? इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन, एक पॉल डिरेक नामक वैज्ञानिक था,
जिसने एंटी पार्टिकल की संकल्पना दी थी। 1930 में एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज करके इसको सत्यापित किया था। वास्तव में होता क्या है, जैसे इलेक्ट्रॉन है ना, इसका एक एंटी पार्टिकल होता है। तो मैं आपसे पूछूं इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल कौन है, तो एंटी पार्टिकल का पता लगाने का तरीका है कि सब कुछ सेम होना चाहिए, लेकिन प्रकृति अपोजिट होनी चाहिए। ये देखो देखिए, ये इसका द्रव्यमान और आवेश है, तो इसका एंटी पार्टिकल कौन है? देखो देखिए, प्रोटॉन। देखो देखिए, प्रकृति पॉजिटिव, द्रव्यमान 1.673 इंटू 10⁻⁻⁻ का 27 kg। ये इसका एंटी पार्टिकल है क्या? प्रोटॉन इसका एंटी पार्टिकल नहीं है भैया। तो कौन है फिर? इसका एंटी पार्टिकल है पॉजिट्रॉन। इसको बोलते हैं पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन, क्या ये वाली चीज़ समझ आई ना? इसका जो आवेश है ना, वो तो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और इसका जो द्रव्यमान है ना, वो होता है 9.1 × 10⁻⁻31 kg। और ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। तीनों पार्टिकल में डिफरेंस देखो। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल कौन? पॉजिट्रॉन। इसको चाहो तो कहीं पे लिख लेना है ना, पॉजिट्रॉन। ये इसका एंटी पार्टिकल है। एंटी पार्टिकल मतलब प्रतिकण। क्या है भैया? प्रतिकण है ना। एंटी पार्टिकल का मतलब क्या हुआ? प्रतिकण है। तो सोचो एक चीज, कौन है इसका प्रतिकण? इसका प्रतिकण कौन है? पॉजिट्रॉन है। तो वास्तव में होगा क्या? जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन एक दूसरे के समीप आते हैं ना, एक दूसरे के समीप, देखो ऐसे, इलेक्ट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन यानी पॉजिट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, जब ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो प्रकृति विपरीत होने के कारण एक दूसरे का विनाश कर देते हैं। मतलब अगर कभी भी, ये पहले इसको देखो, ये एक दूसरे का विनाश कर देते हैं, 2 फोटोन उत्पन्न होते हैं। फोटोन आपको पता हो तो उदासीन होते हैं, 2 फोटोन, और इन फोटोनों की एनर्जी होती है 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। तो इसमें कुल आवेश कितना? प्रारंभिक आवेश कितना? देखो देखिए, ये भी बताऊंगा आपको। प्रारंभिक आवेश तो इसका कितना हुआ? E+ और E-, कितना? E+ और E- बराबर 0। अंतिम आवेश कितना बताओ? अंतिम आवेश इसका कितना हुआ? 2 × 0, क्योंकि प्रोटॉन पे आवेश 0 होता है, तो 0। तो प्रारंभिक आवेश भी 0, अंतिम आवेश भी 0। मतलब युग्म उत्पादन और युग्म विनाश में भी आवेश संरक्षित रहता है। ये उतार लो इसके अंदर, ये इसके अंदर नोट कर लो भैया। वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। हाँ, इसके बाद में देखो भैया, ये आप नोट कर लिए। अब देखो, वास्तव में ये जो पॉजिट्रॉन है ना भैया, ये देखो, ये एनर्जी जो है ना 1.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपको निकालना सिखाऊंगा मैं, कैसे निकालते हैं, लेकिन ये नाभिक वाले चैप्टर में ना, क्योंकि ये यहाँ का टॉपिक नहीं। अगर आपको फिर भी जानना है ना तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, अगले वीडियो में बता दूंगा, है ना। इसको कैसे निकालेंगे? E = mc² से, E = mc² से। इसको ऐसे लिखा जाता है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। और कोष्टक में होता है AMU, मतलब गुणा में द्रव्यमान होता है। देखो ऐसे, AMU इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर m की वैल्यू आप कितनी रख दोगे? आप AMU में रखना है m की वैल्यू 9.1 × 10⁻⁻31 में 1.66 × 10⁻⁻27 का भाग दोगे ना आप, इस संख्या का भाग देना है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान में, और इससे गुणा करने पर ये एनर्जी आ जाएगी। मेगा का मतलब 10⁶, है ना। ये आप करके देख सकते हो, जनरल नॉलेज के लिए बताई मैंने। वैसे सभी को सिखाऊंगा मैं, जो इस चीज़ को पकड़ पाए वो एक बार कोशिश करके देख लेना, वरना नाभिक वाले चैप्टर में बताऊंगा आपको पूरा डिटेल से, एक एक चीज़, है ना। तो अभी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये 2 उदाहरण है, क्योंकि हमारे आगे के सिलेबस के भैया, है ना। पहले नाभिक के बारे में समझना होगा, फिर ये पूरा समझ में आएगा। तो आवेश संरक्षण के 3 उदाहरण पढ़ लिए हमने। एक तो घर्षण वाला, एक ये वाला, और एक वो रेडियो एक्टिव विक्रियाओं वाला, है ना। 3 हमारे टॉपिक कंप्लीट हैं। अब इसके बाद देखो, ये आवेश के गुणधर्म थे। अगला जो आवेश का गुणधर्म है ना, वो लिखो, आवेश की निश्चलता। आवेश की निश्चलता,
निश्चरता, इसको कहते हैं इनवेरियंस ऑफ चार्ज। क्या कहते हैं भैया? इनवेरियंस ऑफ चार्ज, इनवेरियंस ऑफ चार्ज। ये लिखो, इसके अंदर लिखो, इसमें लिखो किसी वस्तु या कण पर उपस्थित आवेश पर, इसमें लिखो किसी, इसके अंदर लिखो किसी कण या वस्तु पर उपस्थित आवेश, इसमें लिखो किसी कण या वस्तु पर उपस्थित आवेश, इसमें लिखो या वस्तु पर उपस्थित आवेश पर, इसमें लिखो वस्तु पर उपस्थित आवेश पर वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। किसी कण या वस्तु पर उपस्थित आवेश पर वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसे ही आवेशों की निश्चलता कहते हैं। 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 किसी वस्तु या कण पर उपस्थित आवेश पर वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसीलिए इसके आगे ऐसे लिखो, इसे ही आवेश की निश्चलता कहते हैं। इसे ही आवेश की क्या कहते हैं भैया? निश्चलता कहते हैं। इसे ही आवेश की निश्चलता कहते हैं। ये बात ये समझ आई? क्या है आवेश की निश्चलता? कि आवेश चाहे गतिशील हो चाहे विराम अवस्था में हो, दोनों स्थितियों के अंदर आवेश वस्तु का सेम ही रहता है। जैसे कोई वस्तु ने आपने 1 कूलाम का आवेश दिया, वस्तु यहाँ पड़ी, फिर इसी वस्तु को आपने 50 मीटर पर सेकंड से चलाया, तो भी इसका आवेश 1 कूलाम ही रहेगा, आवेश में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब आपको पता है ये पढ़ना क्यों ज़रूरी है? एक चीज़ सोचो, हमने एक चीज़ देखी थी सापेक्ष गति के अंदर, कि जब वस्तु में गति करती है ना, तब वस्तु का द्रव्यमान बदल जाता है। द्रव्यमान भी बदल जाता है भैया, त्वरण बदल जाता है, बल बदल जाता है, वेग बदल जाता है, संवेग बदल जाता है ना? हर चीज़ बदल जाती है। एक तो टाइम ऑफ इवेंट नहीं बदलता है, एक डिस्टेंस बिटवीन 2 पार्टिकल, ये दोनों सेम रहते हैं बस, बाकी तो हर चीज़ सापेक्ष गति में बदल जाती है। तो आवेश के बारे में ये चर्चा करना जरूरी है कि जब सापेक्ष गति हम पढ़ रहे हो, तब आवेश पे कुछ प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है। बहुत काम की चीज़ है। इसे क्या कहते हैं? आवेश की निश्चलता। हो सकता है हमारे इस लेवल पे ये बहुत ज़्यादा काम ना आए, लेकिन जब आप नाभिक वाले चैप्टर की या फिर ये परमाणु वगैरह के बारे में जब बहुत ज़्यादा डिटेल से एनालिसिस करते हो ना, तब ये बहुत काम की चीज़ साबित होती है ना। ये बेसिक है। 12वीं में सही बताऊँ तो फिजिक्स का आपको बेसिक ही पढ़ाया जाता है, 11वीं 12वीं, ज़्यादा आपको जानकारी नहीं दी जाती है ना। फिजिक्स की पूरी जानकारी तो आगे है भैया, बिल्कुल ज्ञान था एकदम, चाहो जितना ले सकते हो आप पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। अब देखो, ये हो गई आवेश की निश्चलता। क्या हो गई भैया? आवेश की निश्चलता। अब देखो, कुछ छोटे मोटे न्यूमेरिकल करा देते हैं। तो क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो है कॉपी के अंदर क्वेश्चन में लिखो, क्वेश्चन में लिखो यदि किसी वस्तु में से, क्वेश्चन में लिखो यदि किसी वस्तु में से, क्वेश्चन में लिखो यदि किसी वस्तु में से 10 की घात 5, क्वेश्चन में लिखो यदि किसी वस्तु में से 10 की घात 5 इलेक्ट्रॉन, 10 की घात 5 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाएं। इसमें लिखो यदि किसी वस्तु में से 10 की घात 5 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाएं, 10 की घात 5 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाएं, तो वस्तु पर, इसमें लिखो तो वस्तु पर तो वस्तु पर कितना आवेश उत्पन्न होगा। तो वस्तु पर कितना आवेश उत्पन्न होगा, वह आवेश की प्रकृति क्या होगी। तो वस्तु पर कितना आवेश उत्पन्न होगा, वह आवेश की प्रकृति क्या होगी। इसमें लिखो तो वस्तु पर कितना आवेश उत्पन्न होगा, वह आवेश की प्रकृति क्या होगी। वह आवेश की प्रकृति क्या होगी, ये लिख लिया। अब देखो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे दी आपको, n बराबर कितना, 10 की घात 5 आवेश पूछा है, तो Q बराबर कितना, Ne। तो Q बराबर n की वैल्यू 10 की घात 5, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलाम। तो ये कितना होगा, देखो 1.6 इंटू 10 की घात कितना, माइनस का, और कितना होगा 10 की घात 5 इंटू 1.6 10 की घात -14।
और यहाँ कितना होगा कूलाम। इलेक्ट्रॉन हमने निकाले तो वस्तु कैसी हो जाएगी, धनावेशित। कैसी हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, बाकी काम कल की क्लास में देखेंगे।